Hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, जैसे कि हम अपनी जनरल एंट्रीज वाले काम को कर रहे थे और आज हम उस जनरल एंट्री वाली वीडियोस के लास्ट वीडियो पे हैं, क्योंकि आज के बाद हम अपनी सारी एंट्रीज को बनाने के लिए केपेबल यानी कि सक्षम हो जाएंगे। इससे पहले हम नॉर्मल वाली एंट्रीज को, लेकिन कंपाउंड एंट्रीज जिसे कहते हैं, उनको कवर कर चुके हैं। आज जो हमने एंट्रीज करनी है वो थी एडजस्टिंग एंट्री, और ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसलिए हमें इनको करे बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते और अपनी जनरल एंट्रीज को खत्म कर नहीं सकते। बस सेम एंट्रीज को हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक और वीडियो में, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन वाली। उसमें भी हमने सेम 4 एंट्रीज को लिया था जो कि एडजस्टिंग एंट्रीज के नाम पर है। तो हम उसमें इसके इफेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ चुके थे, कौन कौन से डुअल इफेक्ट इसके साथ आते हैं। तो जिसको भी उसके इफेक्ट्स को समझना है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाली उस वीडियो को जरूर देखना। तो उसके लिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, अदरवाइज आइकन बटन तो ये रहा। तो जल्दी से अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को। तो सबसे पहले पार्ट जो हमें कवर करना है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब टर्म्स में तो हम इसको समझ ही चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कि एक्सपेंसेस हमारे इस साल के हमने पे नहीं करे। तो एक्सपेंसेस तो हैं, देने तो पड़ेंगे। 2 इफेक्ट देख लिया हमने कि एक्सपेंसेस हैं और इसी साल के हैं, तो हमें इस साल के खर्चों में उसे लिखना तो चाहिए ना। हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि चाहे तुम पे करो चाहे ना करो, लेकिन लिखना तो इसी साल के खर्चों में पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं। जब एक्सपेंसेस लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि पे तो हमने नहीं करा, तो कैश तो इसमें कहीं दिखाई नहीं देगा, है ना। बट एक्सपेंस तो बनाना है और एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। तो मैं एक काम करूंगी, जो कंसर्न एक्सपेंसेस है, कंसर्न का मतलब जिस चीज़ के लिए ये एक्सपेंस मैंने बनाया है, सपोज ये सैलरी होती, सपोज ये कोई और वेजेस होता, जो भी चीज़ होती एक्सपेंस के नाम पर, वो मैं यहाँ पर लिख देती डैश एक्सपेंसेस, मतलब सैलरी एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सपेंसेस, कैरेज एक्सपेंसेस, जो भी होता है उसके नाम के साथ एक्सपेंसेस लगकर यहाँ आ जाता। अब एक्सपेंसेस तो मैंने कर दिया डेबिट। अब अगर मैंने कैश दिया होता तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में लिख देती कैश को, ठीक है। बट मैंने कैश तो दिया नहीं, तो अब मैंने कैश नहीं दिया तो उस इंसान को मैंने अपनी लायबिलिटी बना लिया ना। लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, बिल्कुल। तो क्रेडिट में तो आना चाहिए, बट क्या नाम लिखेंगे? नाम वही लिखो ना जो है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, अभी भी रखा हुआ है, तो इस नाम से आप समझ जाओगे जल्दी से। तो इसीलिए इसकी एंट्रीज में यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब कंसर्न एक्सपेंसेस टू कंसर्न आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक काम करती हूँ, मैं इसको एक बार लिख के भी बता देती हूँ। देखो, अगर सपोज मेरे पास सैलरी थी 5000 जो मैंने नहीं दी, तो अब मैं उसकी एंट्री करूँगी कैसे? देखिए, सैलरी एक्सपेंसेस मैं लिखूँगी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने से? मेरी एंट्री थी 5000 की, तो एक काम करूँगी 5000 से ही उसको क्रेडिट और 5000 से ही उसको डेबिट कर दूँगी। तो ये हो गई मेरी एंट्री। हमें क्या लिखना था यहाँ पे? हमें लिखना था कंसर्न एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी वो एक्सपेंस है। अगर सपोज इसकी जगह वेजेस होता जो आउटस्टैंडिंग होता, तो हम यहाँ पे वेजेस लिख देते। हमें उसमें इतना डिफिकल्टी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्ड होगा, जो भी चीज़ एक्सपेंस के फॉर्म में आउटस्टैंडिंग है, जस्ट राइट इट एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम सैलरी मिल गया, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट्स इट। नाउ मूविंग ऑन टू प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अब ये क्या होता है? यहाँ पे हमने दिए नहीं थे और यहाँ पे हमने एडवांस दे दिया कि एक काम करो, पहले से ले लो अपनी 1 महीने की सैलरी। तो क्या मैं अगले महीने उसे सैलरी दूंगी? नहीं दूंगी। तो इसमें भी कैश का इन्वॉल्वमेंट तो गया, मतलब कैश इसमें भी नहीं था, कैश इसमें भी नहीं था, और हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज में कहीं पे भी आपको कैश मिलेगा ही नहीं। इसीलिए वो एडजस्टिंग एंट्रीज है, क्योंकि कैश तो है नहीं। तो यहाँ पे जैसे डेबिट करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा, तो मुझे कुछ और ढूंढना पड़ा। सेम यहाँ पे भी मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि कैश तो मैं दे ही नहीं रही, ठीक है। अब देखो, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, इसमें मैंने क्या करा, एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर दिया। तो क्या वो मेरा इस महीने का एक्सपेंस था? क्या मुझे करना था इस महीने में, जो मैंने पहले एंट्री कर दी? नहीं करनी थी, मैंने एक्सपेंस में उसे जोड़ दिया होगा। अब मेरा एक्सपेंस तो ज़्यादा दिखा रहा होगा, है ना। अब मैं उस एक्सपेंस को कम करने के लिए क्या करूँगी? जब मैंने उसको डाला होगा, उसकी एंट्री करी होगी, तो डेबिट करा होगा। तो क्यों ना उस एक्सपेंस को हटाने के लिए, उस पर्टिकुलर 1 महीने की सैलरी को हटाने के लिए, मैं उतने अमाउंट से उसको क्रेडिट कर दूँ, है ना। तो अब मैं इसको क्रेडिट करूँगी। ओके, तो मैंने इसे कर दिया क्रेडिट। अब पर मैं डेबिट में क्या करूँ? और बिना डेबिट के और क्रेडिट के दोनों साइड के एंट्री तो हमारी कंप्लीट
होती नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, कैश तो मैं उसे ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो जब मैंने कैश दिया होगा, बढ़ा दिया होगा एक्सपेंस की फॉर्म में, तभी लिख दिया होगा कि कैश पेड एक्सपेंसेस टू कैश। तो कैश का काम तो मैं वहीं कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कैश गया। कैश वापस तो ले नहीं सकती, वरना ये वाला तो इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। कैश तो मुझे लेना नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर एक अथॉरिटी ज़रूर शो कर सकती हूँ कि भाई अगर तूने मेरे से नेक्स्ट मंथ की सैलरी ले ली है तो यू हैव टू वर्क, तुम्हें काम तो करना पड़ेगा अगले महीने। तो यहाँ जब भी मैं एक अथॉरिटी शो कर सकती हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो हमारे लिए ना एक एसेट होती है। यहाँ पे मैं अथॉरिटी दिखा सकती हूँ, यहाँ नहीं दिखा सकती थी ना। यहाँ पे तो वो कंपनी के ऊपर चला जाता है कि नहीं भाई मेरे को तो सैलरी नहीं मिली तो मेरे को तो सैलरी दो। अब यहाँ पे कंपनी मजबूरी में आ रही थी और यहाँ पे कौन आ रहा है, एम्प्लॉय मजबूरी में आ रहा है। और यहाँ पे हम अथॉरिटी शो कर सकते हैं और यहाँ पे हम अथॉरिटी नहीं शो कर सकते थे। तो जहाँ हम अथॉरिटी शो कर सकते हैं वो हमारे लिए एक तरीके की एसेट को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे मेरी एसेट क्या है, किस वजह से वो एसेट जनरेट हुई, क्योंकि मैंने कुछ प्रीपेड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा मेरा डेबिट। क्लियर। अब मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस एक असेट था, तो मेरे असेट हमेशा डेबिट होनी चाहिए, तो डेबिट हो रही है। और मेरे को एक्सपेंसेस कम करने थे, जब एक्सपेंसेस को बढ़ाने होते हैं या फिर एक्सपेंसेस पे करने होते हैं तो मैं करती हूँ डेबिट। अब मेरे को एक्सपेंसेस को कम करना था, तो डेबिट का ऑपोजिट क्या हो गया, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अपने एक्सपेंसेस जो कि प्रीपेड थे उसकी एंट्री, और यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सपेंसेस जो कि आउटस्टैंडिंग थे, दिए ही नहीं थे, उसकी एंट्री। सो विद द नरेशंस हम इस एंट्रीज को क्लोज करते हैं। सो वी आर डन विद दीज टू एंट्रीज। अब अपनी नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ चलते हैं। सो ये है हमारे अदर टू एडजस्टिंग पार्ट्स। तो इसमें हम इनकम्स के बारे में बात करेंगे। अब वो इनकम क्या होगी, कभी हमें पहले मिल गई होगी, कभी हमें मिलेगी ही नहीं। जिस तरह हमारे एक्सपेंसेस थे, कभी हमने एडवांस में पे कर दिए थे और कभी हमने पे ही नहीं करे थे। तो चलिए अपने इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम का टर्म हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। बार बार बोल रही हूँ, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आइकन बटन अगेन आपके सामने ये रहा। नाउ अक्रूड इनकम जो हमने वहाँ पे सीखा था उसका मतलब क्या था कि इनकम आपने अर्न कर ली है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। मतलब मेरे को जो काम करके देना था एक कस्टमर को, एक कस्टमर को वो मैंने दे दिया है, मतलब जो प्रोजेक्ट उसने मुझे असाइन करा वो मैंने कर दिया, लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी है। तो यहाँ तो मेरी अथॉरिटी बनेगी किसके ऊपर, उस कस्टमर के ऊपर कि नहीं भाई पेमेंट तो तुझे करनी पड़ेगी क्योंकि काम मैंने कर दिया है ना। तो जब भी अथॉरिटी बनती है, अभी हमने देखा वो क्या होता है, हमारे लिए एक असेट होती है। तो इस तरीके से अक्रूड इनकम क्या होगी, हमारे लिए एक असेट हो जाएगी। अब इनकम वाली चीज़ याद करो कि इनकम कहाँ जाती थी, ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो कायदे से तो वो इनकम अगर हमें मिलती नहीं मिलती, लिखनी तो हमें थी अकॉर्डिंग टू हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट, लिखनी तो है। बट अब मैं लिखूंगी तो ठीक है मैं क्रेडिट कर दूंगी, लिखने के लिए मुझे क्रेडिट करनी होती है इनकम को, मैंने कर दिया इनकम को क्रेडिट, बट मिली तो है नहीं तो कैश तो लिख नहीं सकती। तो अब मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि मेरी अथॉरिटी जनरेट हो गई है किस वजह से, अक्रूड इनकम की वजह से। तो डेबिट होनी चाहिए अथॉरिटी, असेट शुड बी डेबिटेड। तो अब मैं अक्रूड इनकम को कर दूंगी डेबिट। तो मेरे को मेरे दोनों साइड मिल गए, मेरे को मेरा डेबिट साइड भी मिल गया और मेरे को मेरा क्रेडिट साइड भी मिल गया। सिंस पैसे नहीं मिले थे तो मेरे लिए एक असेट जनरेट हो गई, मेरी एक अथॉरिटी जनरेट हो गई। और इनकम लिखनी तो है, चाहे आप रिसीव करो इस साल चाहे ना करो, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट। तो मैंने अपनी कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर लिया और मैंने अपने आप को बचा भी लिया कि कैश तो लिखना नहीं था, कहीं पता चले कैश लिख दूँ तो वो बाद में पेमेंट ही ना करे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करी, क्रूड इनकम टू इनकम। ठीक है, अब हम लोग उसको बाद में जब दिखाएंगे तो बोलेंगे भाई तूने पेमेंट नहीं करी थी, तू मेरे असेट साइड में भी आ गया था। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। अब हम जा रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इस फंडे को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि इसी फंडे में हमें एक जगह पे डिफिकल्टी लगती है, वो मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों को भी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, बट इस कॉन्सेप्ट को समझते। देखिए, इनकम रिसीव्ड करी है हमने एडवांस में, काम मैंने करा नहीं, काम मेरा हुआ नहीं था और या फिर उसकी ड्यू डेट आई नहीं थी, लेकिन उसने मेरे को एडवांस में पेमेंट कर दी। तो अब वो मेरे लिए तो एक लायबिलिटी फॉर्म में हो गया कि भाई अब मेरे को उसने पेमेंट कर दिया है तो काम तो मुझे करके किसी भी हालत में देना पड़ेगा, है ना। अब काम जब करके दूंगी उसे
तब तो मैं देखूंगी कि भाई पेमेंट आती तो मैं ले लेती, तो सिंपल एंट्री होती है रिसीव की, जो भी होती वो मैं कर देती। बट अभी मेरे को अपनी इस लायबिलिटी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो क्या करूँगी कि जो इनकम रिसीव्ड हुई है एडवांस में वो अपने लायबिलिटी में दिखा दो कि भैया एक जगह पे लायबिलिटी और है, तो सिंपली इसको एक लायबिलिटी फॉर्म करके दे देते हैं, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलो भाई, क्रेडिट तो मैंने कर दिया, अब मैं डेबिट में क्या लिखूं? क्या मैं इस इनकम को रिसीव करने के लिए लायबल थी? क्या मेरे को ये इनकम मिलनी चाहिए थी? नहीं मिलनी चाहिए थी ना, अभी तो नहीं मिली थी। जब मैं काम करके उसे दे देती तब वो मेरे को इनकम देता। अब ये इनकम मेरे अभी बिजनेस की है नहीं, उसने मेरे को ऑलरेडी दे दी है। तो जब मेरे बिजनेस की इनकम है नहीं तो मैं इस पैसे से अपनी इनकम को क्यों बढ़ाऊँ, है ना। अब इनकम मैंने जब पैसे रिसीव करे होंगे तब तो मैंने क्रेडिट कर दी होगी, है ना, बट वो कायदे से होनी तो नहीं चाहिए। अब जब क्रेडिट कर चुकी हूँ तो उसका रिवर्स क्या करूँगी? डेबिट। तो जितने भी अमाउंट से मैंने एक एडवांस पैसा जो लिया होगा, सपोज ये 5000 का था, तो अगर मैंने ये 5000 का पैसा एडवांस लिया होगा तो उसी उतनी सी इनकम को मैं कम कर दूंगी। कैसे? क्रेडिट का ऑपोजिट क्या कर दूंगी? मैं डेबिट कर दूंगी। कितने को? 5000 को। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सारी इनकम को क्रेडिट कर दूंगी, इनकम तो बहुत जगह से मिलेगी। सपोज मेरी 70,000 की इनकम थी, जिसमें से 5000 एक ऐसी इनकम है जो मेरे को एडवांस मिल गई है, मैंने अभी तक उसका काम करके नहीं दिया है। बाकी 65 का तो मैंने काम करके दे दिया है ना उस पर्सन को, वो बस 5000 का ही तो नहीं करा था। तो मैं कायदे से इसे इनकम में लिखने के लिए लायबल नहीं हूँ अभी। तो उस 5000 को कम करने के लिए मैं क्या करूँगी? इसको अपने 70 से माइनस करूँगी। अब इनकम मैंने लेते वक्त जब पैसे लिए होंगे तब क्या करा होगा? क्रेडिट करा होगा। तो अब मैं इस 5000 को डेबिट कर दूँगी, ताकि मेरे जो बैलेंस बचे एंड में डेबिट और क्रेडिट का, उसको हम 65 ही देखें। तो अब हमें समझ आ गया कि हम जितने के हकदार हैं उतनी ही इनकम अपने बिजनेस में दिखा सकते हैं। अभी हम इस इनकम के हकदार नहीं हुए तो ये इनकम भी हमारे बिजनेस में नहीं शो कर सकते, तो इसको हटा दो। क्रेडिट करा था, डेबिट कर दो। अब इन दोनों की नरेशन लिख सकते हैं हम। इसकी नरेशन क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा मुझे कहाँ पे? कमेंट करके, और इसकी नरेशन भी कमेंट करके। नाउ वी आर मूविंग ऑन विथ 2 एंट्रीज जो कि एडजस्टिंग में नहीं आती बट हमारी फाइनल एंट्रीज है, तो उनको भी क्यों छोड़े, इसमें कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी जनरल एंट्रीज वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो बच्चों, अब हमें देखना है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री को कैसे पास करते हैं और उसके बाद ओपनिंग एंट्री को कैसे पास करते हैं। अब डेप्रिसिएशन का टर्म तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और सुन चुके हैं, कहाँ पर? अपनी अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियोस में। जिसने भी नहीं देखी है प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। अब हम एक काम करेंगे, डायरेक्ट इसकी एंट्री पास करेंगे। तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हम अपनी मशीनरी की वैल्यू को हर साल थोड़ा थोड़ा कम करते रहते हैं, ताकि हमें उसका मार्केट रेट पता रहे। क्योंकि हमने जब खरीदी होती है और जब हम उसे बेचेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है ना। सेकंड हैंड वैल्यूज़ हमें पता है कितनी कम होती हैं, पर उसी वैल्यू को फाइंड आउट करते रहने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए और अपनी मशीनरी की वैल्यू को भी अप टू डेट रखने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज जस्ट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट टू कीप इट अप टू डेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। सो अगर मैं देखूँ कि मेरी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा 5000 का, तो इसका मतलब मेरी मशीनरी की जितनी भी वैल्यू होगी, 50,000 की भी अगर होगी तो वो 5,000 से कम हो जाएगी। अब 5,000 से कम होगी तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है? 45,000। ठीक है, अब मैं 45,000 की एंट्री नहीं पास करूँगी, मैं एंट्री पास करूँगी सिर्फ और सिर्फ 5,000 की। क्यों? डेप्रिसिएशन तो मैंने सिर्फ 5,000 का लगाया। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री सिर्फ उस अमाउंट से पास होती है जितने से आपकी वैल्यू कम हो गई, ना कि जितने पे आप पहुंच गई। तो 45 की एंट्री नहीं करेंगे हम, वो एंट्री करेंगे जितने से रिड्यूस हुई। तो 5,000 से रिड्यूस हुई तो 5,000 की करेंगे। अब डेप्रिसिएशन एक तरीके का खर्चा है, लॉस है हमारे लिए। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। तो डेप्रिसिएशन को मैंने कर दिया डेबिट। ये हो गया डेबिट। अब मैंने मशीनरी की वैल्यू कम करी है ना इसके थ्रू। अब मशीनरी होती है हमारी एसेट, जब जब मशीनरी बढ़ेगी तो एसेट बढ़ती, तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब मशीनरी की वैल्यू तो कम कर रही हूँ, तो डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। क्या यहाँ पे क्रेडिट में ही जगह खाली थी? तो ऑब्वियसली मतलब हमारी मशीनरी ही यहाँ पर आएगी। तो मशीनरी मैंने लिख दिया यहाँ पर कि मशीनरी की वैल्यू कम कर दो, बट बाय 5,000 ओनली। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री है। बट इसमें भी कोई कैश नहीं आया तो इसको भी हम एडजस्टिंग एंट्रीज में कंसीडर करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू ओपनिंग एंट्री। अब ये एक ऐसी एंट्री होती है बच्चों
हर साल बिजनेस अपना साल के एंड में प्रॉफिट देखता है या लॉस देखता है, जो भी होता है, और उसके बाद अगले साल एक तरीके से फ्रेश स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को। तो वो एक काम करता है, देखता है कि मेरी सारी असेट्स जो हैं वो मेरी सारी लायबिलिटीज़ के बराबर हैं, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग टीम जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड है वो कहता ही है कि हमारी सारी असेट्स जो हैं वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ के बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, असेट्स को, हम सारी की सारी असेट्स जो भी कंपनी ने ओन कर रखी होती हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो एक्रूड इनकम हो, चाहे कुछ भी हो, सारी की सारी असेट्स जो है ना वो यहाँ आ जाएंगे और टू करके हमारी सारी की सारी लायबिलिटीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। अब लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस होते हैं, कैपिटल होती है, क्रेडिटर होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ लिख दोगे और सारी की सारी एसेट्स आप यहाँ पे लिख दोगे। और यही एक एंट्री जिसको हम बैलेंस शीट एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि यही तो हमारा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट दिखा रही है, एसेट इज इक्वल टू liabilities. So with this we are done with journal entries वाला part and we are able to make each and every entries which are there in your book. तो आपको आपका होमवर्क करना है और सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। जिसमें भी डाउट हो, you know what to do, you can Instagram us and आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। अब किसी भी मीडियम से चूज़ करिए, बट 24 आवर्स के अंदर आपको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड होगा और ये हमारा प्रॉमिस है। और कभी हमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया हो, ऐसा तो हुआ नहीं ना, हम अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाएंगे, बट आपको अपना प्रॉमिस निभाना है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।